हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पहले कर चुके हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इसके न्यूमेरिकल्स। पहले वाली वीडियोस को आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ध्यान से देख लेना। आज बिल्कुल ही स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ओके, सो स्टार्ट विद द फुल एनर्जी। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे पहले ये वर्ड आ रहा है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस किसका होता है? कंडक्टर का होता है। तो पहले हम समझेंगे कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। ओके, पहला आपका पॉइंट होगा कंडक्टर कितने टाइप के हैं। तो कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। पहला है मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स। कंडक्टर दो टाइप के हैं बेटा, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हम ये समझ लें, उसके बाद हम कंडक्टेंस पे आएंगे। मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? वे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी मेटल्स हैं मेटेलिक कंडक्टर्स हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इनमें दोनों ही कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से फ्लो होती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंडक्टर हैं जो मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में या अपने एक्विस सॉल्यूशन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सेकेंड पॉइंट, मेटेलिक कंडक्टर्स में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, मेटल का डिकम्पोजिशन नहीं होता। नो केमिकल रिएक्शन ऑकर, नो डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स ऑकर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। इट मींस जब इलेक्ट्रोलाइट्स में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है, यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन ऑकर नहीं होती। ओके, तो चलिए पहले हम ये दो पॉइंट लिख लें। मेटेलिक कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, ठीक है, एज वेल एज मोल्टन स्टेट। अगर आप मेटल को मेल्ट भी कर दोगे तो भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड में से होगी, सॉलिड स्टेट में से भी होगी और मोल्टन में से भी होगी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट फ्लो in solid state, मतलब सॉलिड स्टेट में से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर ओनली इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन स्टेट। मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट इन्हीं में से होता है। ठीक है, सेकेंड, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। मेटेलिक कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑकर विदाउट डिकम्पोजिशन। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसमें व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या पास जब होती है, ठीक है, decomposition of electrolyte takes place. Electrolyte takes place.
इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा भाई। डिकम्पोजिशन किस में हो जाएगा? आयंस में हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड के साइड, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है एज यू नो प्लस से माइनस के साइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है आपके पास वो किसकी वजह से है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, फ्लो ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आयंस की वजह से होता है, और जो मोल्टन स्टेट या एक्वेस सॉल्यूशन में, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिया एक्वेस सॉल्यूशन, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड या मोल्टन स्टेट में लिया तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है। अब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इज इट क्लियर? इन आयंस के फ्लो की वजह से। और अच्छे से आपको पता है लॉरेंटेन साइंटिस्ट ने मेटल का मॉडल दिया था जिसे हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ने क्या कहा था? ये मेटल का मॉडल है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ने ये कहा था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल फॉर द मेटल, दैट इज मेटल इज द पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कहीं कहीं पर मेटल्स में इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कर्नल्स भी हैं। व्हाट इज कर्नल? वर्ड यूज किया, ये आर्मी वाला कर्नल नहीं है भाई, ये आपके पास मेटल का आयन जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बनता है, जिसे कैटायन कहते हैं आप लोग। मेटल के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आयन बन गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्नल। क्या कहते हैं हम लोग? कर्नल। तो ये बहुत सारे कर्नल है। यानी अगर हमने मेटल का स्ट्रक्चर देखा तो हमें पता चला मेटल के स्ट्रक्चर में बहुत सारे कर्नल्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज इट क्लियर? तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होंगे माइनस से प्लस की तरफ। तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ऑकर। इलेक्ट्रोलाइट में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट में है फ्री आयंस, सो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास फोर्थ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया? चलिए नेक्स्ट आपके पास रेजिस्टेंस। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है? भी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स में भी होता है और किसमें होता है? बोलिए, मेटलिक कंडक्टर्स में भी होता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, जो रुकावट आती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मेटलिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से? ठीक से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटलिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से है? वो कर्नल की वजह से। कर्नल्स क्या है? अपने मेन पोजीशन पर ऑसिलेट होते हैं और ये फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन के पाथ के बीच में क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। कर्नल्स ऑसिलेट एट देयर मेन पोजीशन and they create obstruction in the flow of free electrons. So in the metals the resistance due to the oscillation of kernels. लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलाइट में तो कर्नल है नहीं, इलेक्ट्रोलाइट में तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट में फिर रेजिस्टेंस क्यों हुआ? इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू द इंट्रैक्शन की वजह से। वो इंट्रैक्शन हो सकता है कैटायन एनायन के बीच, मतलब सोल्यूट इंट्रैक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सोल्यूट के आयन और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शन है सॉल्वेंट के पार्टिकल के इंट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये भी है इसमें कि इसमें रेजिस्टेंस कैसे होता है, इसमें रेजिस्टेंस का कारण क्या है? तो मेटलिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ कर्नल्स, due to oscillation of kernels which creates obstruction
in the path of flowing electrons, in the path of electrons, okay, moving electrons. इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस ड्यू टू इंट्रैक्शन, रेजिस्टेंस जो हुआ वो किस वजह से हुआ? इंट्रैक्शन की वजह से हुआ। रेजिस्टेंस ऑकर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन। वो इंट्रैक्शन कौन कौन सा होता है भाई? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन हो सकता है। इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन किसके अंदर? बोलो, सोल्यूट के पार्टिकल्स में। सो इट इज कॉल्ड एज सोल्यूट इंट्रैक्शन। इज इट क्लियर? द इंट्रैक्शन में भी सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, ओके, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। एंड द थर्ड, the interaction may be between solvent particle, तो solvent interaction, ओके। किसी भी टाइप का इंट्रैक्शन हो, तो इस इंट्रैक्शन से क्या होगा? देयर विल बी द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ आयंस। अगर सोल्यूट की पार्टिकल में इंट्रैक्शन ज्यादा है कैटायन एनायन में, तो आयन फ्रीली मूव नहीं करेंगे। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन ज्यादा है, सॉल्वेशन ज्यादा हो गया, सोल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन का मतलब क्या ज्यादा हो गया? सॉल्वेशन ऑफ आयंस ज्यादा हो गया, सॉल्वेशन, ओके। अगर पानी है तो सॉल्वेशन फॉर्म करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ आयन ज्यादा हो गया, हाइड्रेशन ऑफ आयन। अगर आयन हाईली हाइड्रेटेड हो गया, हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा? तो भी वो आयन फ्रीली मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रेटेड आयन की साइज बढ़ जाएगी, हाइड्रेटेड आयन साइज में बड़ा हो जाएगा, तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो आयन फ्रीली मूव नहीं करेगा। ये सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ज्यादा है। सॉल्वेंट इंट्रैक्शन हम एक्सप्लेन करते हैं विस्कोसिटी के टर्म्स में, विस्कोसिटी। अगर ऐसा सॉल्वेंट ले लेते हो जिसमें सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि क्या कहते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल, सोल्यूट के पार्टिकल्स का फ्लो जो है, आयंस का फ्लो उसमें से कम हो जाएगा। एग्जाम्पल है आपके पास, मान लो हनी सॉल्वेंट, एग्जाम्पल के लिए ग्लिसरीन, हनी, ऐसा विस्कस लिक्विड है, और एक पानी है। तो पानी में क्या है? पानी में विस्कोसिटी कम है, तो सोल्यूट के आयंस जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं। और हनी और ग्लिसरीन जैसा अगर सॉल्वेंट होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? यानी रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में 3 फैक्टर हैं, दैट इज इंट्राआयोनिक अट्रैक्शन। इंट्राआयोनिक अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहा है भाई, तो इंट्राआयोनिक अट्रैक्शन चेंज हो रहे हैं। इज इट क्लियर? जैसे सोडियम क्लोराइड है, आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लो, इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो गया, आयंस का नेचर चेंज हो गया, तो इंटरआयोनिक अट्रैक्शन, उनके आयन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जितना इंटरआयोनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होगा, मतलब हाइड्रेशन ऑफ आयंस जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेशन ऑफ आयंस जितना ज्यादा होगा, जितना सॉल्वेशन ऑफ आयंस ज्यादा होगा उतना क्या होगा? उतना आयंस की मोबिलिटी कम हो जाएगी। आयंस की मोबिलिटी कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस, मतलब आयन की मोबिलिटी कम होने का मतलब कंडक्शन ज्यादा कम होना, कंडक्शन कम होने का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होना। इज इट क्लियर? तो ये सब क्या है? ये सब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने वाले फैक्टर हैं। विस्कोसिटी ज्यादा सॉल्वेंट की तो इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस ज्यादा, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर इंटरआयोनिक अट्रैक्शन ज्यादा सोल्यूट में तो रेजिस्टेंस ज्यादा। और मेटल में रेजिस्टेंस का सिर्फ एक ही कारण है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ कर्नल। कर्नल्स जो हैं वो क्या करते हैं? ऑसिलेटिंग कर्नल्स मूविंग इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब है रेजिस्टेंस तो दोनों में ही होता है, मेटलिक कंडक्टर में भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी होता है, लेकिन उसका कॉज अलग अलग है, ठीक है। और लास्ट फैक्टर दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेटलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आप लिखोगे कंडक्टिविटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी कह दीजिए यहाँ पर कंडक्टेंस, एक्चुअली कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस, ये आगे आपके समझ में आएगा। आप यहाँ पर कंडक्टेंस
वर्ड से ले रहे हो तो आप कंडक्टेंस ले, इलेक्ट्रिसिटी या आप कह सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन वर्ड अभी यूज नहीं करना चाहोगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, decreases in metal, decreases in metal with increase of temperature, with increase of temperature, ठीक है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सिल्वर मेटल की इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूं मैं आपको, सिल्वर इज द बेटर कंडक्टर एट 25 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर बेटर कंडक्टर कहां है, सिल्वर बेटर कंडक्टर कहां है, 25 डिग्री सेल्सियस या 50। मैंने कहा मेटेलिक कंडक्टर्स में कंडक्शन जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना कंडक्शन कम, मींस सिल्वर इज द बेटर कंडक्टर एट 25 डिग्री सेल्सियस रेदर देन 50 डिग्री सेल्सियस। अगर यही बात मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कही होती कि सोडियम क्लोराइड मोल्टन सॉल्यूशन है, ठीक है, दो स्टूडेंट्स है, दोनों के पास सोडियम क्लोराइड मोल्टन सॉल्यूशन है, तो एक का टेम्परेचर, एक सोडियम क्लोराइड के एक्वस जो मोल्टन सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, एक के पास है मोल्टन है सोडियम क्लोराइड, तो रूम टेम्परेचर पर तो होगा नहीं, हाई टेम्परेचर ले लेते हैं। मान लीजिए एक के पास है आपके पास 400 डिग्री सेल्सियस और एक के पास है 450 डिग्री सेल्सियस, कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर बोलते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड मोल्टन सॉल्यूशन दोनों के पास टेम्परेचर अलग अलग है, तो किस सोडियम क्लोराइड मोल्टन सॉल्यूशन में से कंडक्शन फास्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो फास्ट होगा, तो हम कहेंगे जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ज्यादा, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, ओके। इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन और यू कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और मेटलिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान रखिए आप। ऐसा क्यों, मान लीजिए आपसे मैं पूछ लूं कि दो इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है डेफिनेट, लेकिन है तो इलेक्ट्रोलाइट, तो हम कहेंगे एक के पास एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है 25 डिग्री सेल्सियस पर, एक पर है, दोनों का मोलरिटी सेम है, एक के पास है 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो विच इलेक्ट्रोलाइट इज द बेटर कंडक्टर, एसिटिक एसिड एट 80 डिग्री सेल्सियस विल बी बेटर कंडक्टर। व्हाई, लिसन, तो मेटल में ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि कर्नल का ऑसिलेशन इंक्रीज होता है, जब कर्नल का ऑसिलेशन इंक्रीज होता है दे क्रिएट मोर ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, मोर ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस मोर ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, ओके। तो क्या कहेंगे हम, मेटलिक कंडक्टर में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा एक बार जल्दी से, फास्ट, चले आगे। हाँ, तो क्या कहा हमने बेटा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, मेटेलिक कंडक्टर्स, ये पॉइंट किस में लिखवा रही हूं आपको, मेटेलिक कंडक्टर्स में, मेटेलिक कंडक्टर्स, ओके। एज temperature increases resistance of metal increases, मेटल का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज in movement of kernels, okay, movement of kernels which offer more obstruction मतलब रुकावट, in flow of electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन, फ्लो में बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन
पैदा करेंगे। इज इट क्लियर? यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज तो कंडक्शन डिक्रीज। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है वो डिपेंड करता है, या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो है वो डिपेंड करता है फ्लो ऑफ आयंस पे। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो उसके रेजिस्टेंस वाले फैक्टर थे ना 3, दैट इज सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड हाइड्रेशन ऑफ आयंस। तो सोल्यूट सोल्यूट जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या होगा? सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट में जो रेजिस्टेंस ऑफर करने वाले फैक्टर थे वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होता है। इससे इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। इज इट क्लियर? तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मोबिलिटी ऑफ आयंस increases. Therefore conduction increases. Conduction of electricity increases. ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई कि मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा फोकस जो है वो किस पर है? इलेक्ट्रोलाइट्स पे। मेटेलिक कंडक्टर्स हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा फोकस किस पे है? इलेक्ट्रोलाइट्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या यूज होता है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या यूज होता है? इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो हम जो भी चीजें कर रहे हैं सब इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स किस टाइप का कंडक्टर है, उसमें कौन कंडक्शन के रिस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर पर इसकी इलेक्ट्रो कंडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें आ गई आपको समझ में। देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 2 टाइप का होता है। अब क्योंकि हमारा फोकस फिर मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रोलाइट पे है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट do not undergo complete dissociation. Do not undergo complete dissociation. ठीक है? इनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता वीक इलेक्ट्रोलाइट के। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है वीक एसिड है, एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, वीक बेसिस हैं, ठीक है? वीक बेसिस है, ये आपके पास क्या है? जितने भी वीक बेसिस हम ले लेते हैं, वीक बेसिस हैं, वीक एसिड्स हैं, ये सारे किसके एग्जांपल हैं भाई? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से कम है, यानी परसेंट अल्फा जो है वो क्या है? 100% से कम है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली, अच्छा वीक बेस का भी एक एग्जांपल ले लें हम लोग। वीक बेस किया ही, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होता है अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। जहां पर ये रिवर्सिबल का साइन आ गया यानी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास क्या आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे आपके पास क्या है बताइए? स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सारे मिनरल एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है।
और आपके पास आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉल्ट्स, आयोनिक सॉल्ट्स भी तो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग आयोनिक सॉल्ट्स व्हिच आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, दैट इज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ओके, कॉपर सल्फेट एटसेट्रा। आयोनिक सॉलिड्स, जितने भी आयोनिक सॉलिड्स हैं वो सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में समझ में आ गया। आप बताइए किसका कंडक्शन ज्यादा होगा? हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा आयंस बनेंगे, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ज्यादा होगा, वीक का कम होगा। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम सेम लेते हैं तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और 1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, किसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ज्यादा है? तो किसका? कॉपर सल्फेट का ज्यादा है, इसका कम है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, 100% डिसोसिएट नहीं होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन पे ये हम आगे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आपसे कहा एक ही इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और एक ही इलेक्ट्रोलाइट लेकर आपसे कहा गया कि आपके पास 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है 25 डिग्री सेल्सियस पर और वही 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो किस पे कंडक्शन ज्यादा होगा? टेम्परेचर ज्यादा, तो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन ज्यादा। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन ज्यादा होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन क्या होगा? कम होगा। इज इट क्लियर? क्या ये बातें समझ में आई आपको? हमने क्या डिस्कस किया कि कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों में क्या डिफरेंस है और इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब हम कुछ नए टर्म्स करेंगे बेटा जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। इससे पहले आप लोगों ने वो टर्म्स नहीं किए हैं, कम से कम इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो नहीं किए हैं, ठीक है। हो सकता होगा अपने मेटालिक कंडक्टर्स के लिए लिखकर रखे होंगे, दैट इज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। ये हम टर्म्स करेंगे किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो लिटरल जो बेसिक मीनिंग है इनका वो वही है जो मेटालिक कंडक्टर्स के लिए था, सिर्फ हम इलेक्ट्रोलाइट वर्ड के लिए यूज करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनका मीनिंग क्या होगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहो और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, पूरा सुनने के बाद आप अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाइए। ये मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड। और मैं आपके सामने हूँ मंजू बाला यादव, केमिस्ट्री लेक्चरर, जो आपके केमिस्ट्री का सिलेबस +1, +2 और 9th और 10th की कंप्लीट केमिस्ट्री डिटेल में along with the preparation of NEET, IIT एंड बोर्ड एग्जाम्स आपको यहाँ मिलेंगे। और बड़े ही इंटरेस्टिंग मेथड से धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड में हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बेस से लेकर चल रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक अगर नहीं है आपके तो भी यहाँ क्लियर हो जाएंगे। हालांकि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटालिक कंडक्टर में बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो 9th से स्टूडेंट सीख जाता है, 9th 10th में ही, लेकिन हमने +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीजें भी ली है कि इनके ऊपर भी कई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है कि क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं द कंडक्टेंस इन वर्ड्स पे। कंडक्टेंस, उसके बाद कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। पहले यही दो टर्म करते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके बेटा, इसके बाद हम करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस क्या है, इसके लिए आप रेजिस्टेंस समझिए। पहले रेजिस्टेंस क्या समझना आता है? द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, है ना। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस C से भी डिनोट करते हैं और G से भी करते हैं। The ease with which current can flow, that is called as conductance. It is the inverse of resistance. The obstruction in the flow of current is resistance. The ease with which current can flow, that is called as conductance. तो बिल्कुल उसका उल्टा हुई ना, इसलिए मैथमेटिकली भी हम कहेंगे कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस।
ठीक है, कंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या है? इज विथ विच करंट कैन फ्लो is called conductance. Is with which current can flow, that is called as conductance. तो conductance is the inverse of resistance. तो conductance की यूनिट हो गई ओम इनवर्स. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम. तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ओम इनवर्स, या इसे एमओ भी कहते हैं या इसे साइमन भी कहते हैं. ये कंडक्टेंस की यूनिट होगी. ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. ओके, चलिए, तो आपको रेजिस्टेंस समझ में आया, तो फिर कंडक्टेंस आ गया. अब कंडक्टिविटी क्या है, इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा रेजिस्टिविटी क्या है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है. तो पहले मैं आपको समझाती हूँ रेजिस्टिविटी क्या है. रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? ओके, आपको अच्छे से पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब आपके माइंड में आएगा इलेक्ट्रोलाइट में लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हुआ? फिर अगर आपको कोई मेटलिक कंडक्टर दे देते हैं हम लोग, ये मेटलिक कंडक्टर है, तो आप कहते हो कि इन दोनों एजेस के बीच की लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ मेटलिक कंडक्टर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज ए. लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में क्या? तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस बात को ठीक से समझिएगा. इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो क्या यूज करते हैं? भी हम लोग दो इलेक्ट्रोड करते हैं, एनोड और कैथोड, विच इज कनेक्टेड टू बैटरी. यस और नो? ये इलेक्ट्रोलाइट. तो इस इलेक्ट्रोलाइट में इन इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, को L बोलते हैं, और इन इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसे क्या कहेंगे? A कहेंगे. क्रॉस सेक्शन एरिया A. ठीक है, मीनिंग वही है. L मतलब लेंथ, A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन टर्म्स बदल गए भाई. ठीक है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये चीज थी, यहां पर ये है. इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड्स आपने जो रखे, एनोड और कैथोड, उसके बीच की डिस्टेंस को L कहते हैं, और इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया को हम A लेते हैं. इज इट क्लियर? फॉर ए गिवन सेल, ये भी ध्यान रखना, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया है, तो फॉर ए गिवन सेल द L एंड A आर कांस्टेंट. जब तक आप वो सेल चेंज नहीं करोगे, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा. आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते जाइए सेल में. अभी मैंने इसमें AB इलेक्ट्रोलाइट लिया था, फिर इसको वॉश करके इसमें AC इलेक्ट्रोलाइट ले लिया. पहले कॉपर सल्फेट लिया था, वॉश किया, फिर इसमें जिंक सल्फेट ले लिया, फिर इसमें वॉश किया, फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया. इज इट क्लियर? फिर मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, लेकिन मैंने सेल सेम रखा है ना. अगर सेल सेम रखा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल सेम है, इज इट क्लियर? तो L और A की वैल्यू चेंज नहीं होगी. मीन्स फॉर ए गिवन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द वैल्यू ऑफ L एंड A आर सेम. तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, तो यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएंगे और प्रोपोर्शनलिटी के साइन की हम आगे लगाएंगे इस तरह का सिंबल, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, या दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सो क्वेश्चन arises, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? ये सारे टर्म्स आपके फिजिक्स में किए हुए हैं, बताइए रेजिस्टिविटी क्या है? अगर हम इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ले ले और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले ले,
तो आप कहोगे सेंटीमीटर क्यों, मीटर में ले लो, बिल्कुल ले सकते हैं मीटर में। लेकिन जनरली जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस इतनी होती है, वी कैन इजिली मेजर इन द सेंटीमीटर, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। मीटर में हम डिस्टेंस लेंगे तो बहुत छोटी हो जाएगी, इसीलिए जनरली हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटी, क्योंकि इलेक्ट्रोड इतने बड़े नहीं होते हैं कि मीटर स्क्वायर में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकले। तो जनरल यूनिट हम जो एल और ए के लिए यूज करते हैं वो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करते हैं। डेफिनेटली द एसआई यूनिट विल बी मीटर एंड मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो हम कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। लिसन हियर, अगर इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यू नो वेरी वेल वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो अगर आपसे पूछूं इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट कितना है, तो इलेक्ट्रोलाइट होगा आपके पास एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 1 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is called as resistivity, or you can say resistance of unit volume of electrolyte is called as resistivity। यहां पर हमने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में लिया है। ओके, तो क्या कहा आपने, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is called resistivity, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो अब आपके पास टर्म आ गया कंडक्टिविटी। लिसन, कंडक्टिविटी का सिंबल जो है वो के जैसा दिखता है, एक्चुअली दिस इज कप्पा। ओके, व्हाट इज कप्पा? कप्पा इज, ये आपके समझ में आ गए तो मैं रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना भी। ओके, चलिए तो अब हम आ जाते हैं बेटा कंडक्टिविटी पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है। अब आ रहे हैं हम लोग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिर्फ कंडक्टिविटी एक ही बात है। कप्पा के जैसा सिंबल है, इसे बोलते हैं कप्पा। तो कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। मीन्स हम कहेंगे कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ऑफ, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ना, देखिए इनवर्स ऑफ, मैडम ये आप कैसे कह रहे हो, तो देखो बेटा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी यू नो R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, दिस इज रेजिस्टिविटी, तो R इंटू A डिवाइड बाय L, दिस इज रेजिस्टिविटी। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, R इंटू A बाय L। इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 बाय R इंटू ये L ऊपर जाएगा L बाय A। 1 बाय R क्या है, 1 बाय R है आपके पास कंडक्टेंस। ओके, कंडक्टेंस देखिए डेफिनेशन मैंने कहां से निकाला, कंडक्टेंस इंटू L बाय E। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस समय का जो कंडक्टेंस है वो किसके बराबर है, कंडक्टिविटी के बराबर। बोलो, उस समय का कंडक्टेंस जो है वो कंडक्टिविटी के बराबर है। तो हम कहेंगे कंडक्टेंस ऑफ
1 centimeter cube of electrolyte is called as conductivity. The conductance of all the ions present in 1 centimeter cube of electrolyte, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस प्रेजेंट है उन सब आयंस का कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस कंडक्टिविटी होता है। और पूरा कंटेनर, पूरा सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब या जितना भी है, पूरा वॉल्यूम में जितने भी आयंस प्रेजेंट है उन सब का टोटल कंडक्टेंस जो है वो आपके पास C या G है। ये कंडक्टेंस है टोटल। द कंडक्टेंस ऑफ होल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कंडक्टेंस। Is that clear? And the conductance of 1 centimeter cube of electrolyte, उस पूरे सॉल्यूशन में से भी आपके पास ये 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। मान लीजिए इस 20 सेंटीमीटर क्यूब का जो टोटल कंडक्टेंस है वो कितना है? G है। और इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, मानो 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है वो क्या है? कप्पा है। तो टोटल कंडक्टेंस कितना होगा? समझ में आ रहा है आपको? तो हम क्या कहेंगे भी? कप्पा इज इक्वल टू, पहले डेफिनेशन देखें, कंडक्टिविटी, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट के उन सब के कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी कहेंगे। और टोटल सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो क्या है आपके पास? G है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कप्पा है तो टोटल 20 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो, कप्पा इंटू V। क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू V। ये टोटल कंडक्टेंस, ये क्या हो गया? सॉल्यूशन का टोटल कंडक्टेंस हो गया। टोटल कंडक्टेंस क्या हो गया? टोटल कंडक्टेंस सॉल्यूशन का। इज इट क्लियर? टोटल कंडक्टेंस हो जाएगा सॉल्यूशन का कप्पा इंटू V, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कितना है? कप्पा है। इज इट क्लियर? तो आपको अगर ये कहा जाए कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, ध्यान से सुना, यहाँ पर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन आया भाई आपके पास? बताइए। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में आपके पास रिलेशन आया ये फॉर्मूला, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू L बाय A। L बाय A इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, एक पर्टिकुलर सेल के लिए उसके इलेक्ट्रोड की बीच की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। इज इट क्लियर? तो L बाय A को हम क्या कहेंगे? सेल कांस्टेंट कहेंगे। इज इट क्लियर? तो फॉर्मूला हो गया कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, इनटू सेल कांस्टेंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कप्पा? कप्पा क्या है कि यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ कप्पा, तो कप्पा की यूनिट है आपके पास, दैट इज कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, और सेल कांस्टेंट की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स L बाय A। लेंथ क्या है? सेंटीमीटर, एरिया क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? लेंथ कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपके पास कंडक्टिविटी की यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसे हम कहते हैं साइमन पर सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट क्या होगी कंडक्टिविटी की? ऐसा यूनिट होगी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू साइमन पर मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होगी सेल कांस्टेंट की? ऐसा यूनिट होगी सेल कांस्टेंट की मीटर इनवर्स। क्या होगी? मीटर इनवर्स। जनरली हम लोग सेल कांस्टेंट सेंटीमीटर इनवर्स में ही लेते हैं, लेकिन कभी आ भी गया तो ऐसा यूनिट तो मीटर इनवर्स है। तो कंडक्टिविटी की जनरल यूनिट है साइमन पर सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट क्या है? साइमन पर मीटर। इज इट क्लियर? 1 साइमन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 साइमन पर मीटर, ये रिलेशन है। 1 साइमन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइमन
100 साइमन पर मीटर। अंडरस्टूड? क्या ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर है? आज हमने क्या किया बताइए? हमने किया कंडक्टेंस क्या है इलेक्ट्रोलाइट का और कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स क्या है, मेटेलिक कंडक्टर्स क्या है और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को ऑफर करने वाले कौन से फैक्टर हैं, इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन किन बातों पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन चेंज हुआ। सेकंड, आपके पास कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ज्यादा होगा, वीक है तो कम होगा, तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही तो हुआ। सेकंड आपने देखा विस्कोसिटी ऑफ व्हाट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी चेंज हुई तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी जो है इलेक्ट्रोलाइट में का कंडक्शन भी चेंज हुआ। इज इट क्लियर? थर्ड आपके पास कौन सा है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन यानी हाइड्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रेशन ऑफ आयंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक टेम्परेचर है, कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फिफ्थ फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टर को इफेक्ट करने वाला कॉन्सेंट्रेशन, हाउ कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, वो आगे फैक्टर आएगा आपके। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे जो इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्शन को इफेक्ट कर रहे थे। अब आपके पास हमने टर्म किया कंडक्टेंस, क्या किया, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो क्या रिलेशन किया आप बताइए, सारे रिलेशन याद रखने हैं आपको। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, सेकेंड आपने क्या, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी, एंड रिलेशन बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G इंटू L/A, जहां पर L/A का मतलब क्या होता है, सेल कांस्टेंट, क्या होता है, सेल कांस्टेंट। पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो है वो G है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्शन है वो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है, ये कप्पा है। ये क्या यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और 2 नए टर्म्स करेंगे, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उन दोनों के बीच में रिलेशन और इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाए, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो के में आएंगी। दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।